Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 31, second year mathematics, and we are doing chapter number 7, vectors. And today's topic is vectors in plane. We are discussing the vectors in plane, and the learning outcomes are you will be able to define position vectors, and also you will give geometrical representation of a vector for addition and subtraction of vectors, and you will able to define parallel vectors, and also you will be able to explain triangle and parallelogram laws of addition. So these are the objectives, these are the learning outcomes. Now we will start our lecture, and the question is, what is the formula to find the unit vector? आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है तो आप उसको किस तरह फाइंड करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है? तो लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें बेटा कि हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था, एंड आल्सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड करते हैं. सो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होता है आपके पास ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. एंड आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, कोई भी वेक्टर आपके पास गिवन हो, अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आता है, जो रिजल्ट आता है वो यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाता है. ओके बेटा. सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड आपके पास जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, उनका स्केल लेते हैं आप और उसका स्केल रूट लेते हैं. स्केल रूट लेने के बाद जो आंसर आता है वो आपके पास क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड. और ये हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है. सो व्हेन द वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यू विल गेट द यूनिट वेक्टर. सो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर था जो कि लास्ट टॉपिक से रिलेटेड था. और हमारे पास कल जो हमने डिस्कशन की उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की वो ये थी कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस अगर हो तो उसके अलॉन्ग कुछ वेक्टर्स आपके यूनिट वेक्टर होते हैं, जिनको हमने कहा था कि आई इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस. और अगर आपके पास जी एक्सिस भी है तो देयर इज अ के वेक्टर is a unit vector along z axis. So these are also called the Cartesian vectors. मतलब कि आपके पास जो small I, small j and small k, इनको आपके पास एक और टर्मिनोलॉजीज है क्योंकि ये आपके पास प्लेन के वेक्टर्स हैं और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस से रिलेटेड है. सो दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन वेक्टर्स. जी, आज बेटा हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इन दिस स्लाइड फर्स्ट वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं. लेट करें आपके पास एक वेक्टर ए है जिसको आपने ए बी से रिप्रेजेंट किया, दिस इज योर ए वेक्टर, और ए बी आपके पास ये एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है, और आपके पास एक वेक्टर बी है. ठीक है. अब आपने इसको ऐड करना है इन दोनों वेक्टर्स को. तो सो ऐड करने का एक मेथड होता है हेड टू टेल रूल. क्या आप क्या करते हैं, पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसका जहाँ पे हेड होता है, जहाँ पे वो टर्मिनल पॉइंट होता है, वहां से आप वेक्टर बी को स्टार्ट कर देते हैं और वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं. और जहाँ वेक्टर बी एंड होता है तो ये जो आपके पास टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी है, इसको आप ए के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं. तो ये जो आपके पास ये वेक्टर आया है, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है. बेसिकली ये दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट करेंगे आर वेक्टर है. सो ये आपके पास क्या है, दोनों का सम है. फॉर इन दिस केस आपके पास वेक्टर जो था ए और बी था. So this is a plus b और इसको आपने r का नाम दिया है. So in this way you can add the vector. This is basically head to tail rule और इसको आप ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं. एंड अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली क्या है, जस्ट सिंपली अगर जो वेक्टर आपके पास माइनस में, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट a माइनस b, तो आपके पास b वेक्टर गिवन है लेकिन आपके पास माइनस b नहीं है, तो आप क्या करेंगे, b का डायरेक्शन चेंज कर देंगे और साथ a में ऐड कर देंगे. तो इन दिस वे यू विल गेट द a माइनस b. सो यहाँ देखें आपके पास ये आपके पास ए वेक्टर था जो आपने ड्रॉ किया. अब असल में बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज योर बी वेक्टर, बट यू हैव टू फाइंड माइनस बी. तो माइनस बी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. सो योर डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. ओके. अगर ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका जो बेसिकली क्या मतलब है कि उसका आप साइन चेंज कर रहे हैं. तो ये आपके पास माइनस बी है और जब इसके हेड को आप फर्स्ट की टेल से मिला देंगे तो ये रिजल्ट आएगा. बेसिकली वो रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है. इन दिस केस आपके पास किसका रिजल्टेंट है, ये आपके पास a था और यहाँ पे आपके पास माइनस b था. तो दिस इज योर रिप्रेजेंटिंग a माइनस b. ये सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन असल में ये ऐड ही किया है. बस आपने ये b के साइन को क्या किया, b के साइन को चेंज किया माइनस b, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. और ये आपके पास रिजल्टेंट जो है बाय ट्रायंगुलर लॉ भी कह सकते हैं इसको और बाय हेड टू टेल रूल भी कह सकते हैं कि आपने इनको
वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इन दिस वे यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द गिवन वेक्टर्स। आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जी बेटा, हम पढ़ने लगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कि हमारे पास ट्राइंगल लॉ कौन सा होता है एडिशन का वेक्टर का। कहता है वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स u और v हैं, ठीक है बेटा, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स a b एंड a b c। मतलब क्या कलेक्ट करेंगे, आपके पास एक साइड है ये वेक्टर u है और दूसरा आपके पास वेक्टर जो है वो आपके पास v वेक्टर है। मतलब कि ये किसी दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे ट्राइंगल को। तो अगर आप ये जो थर्ड साइड होगी आपके पास, जो ये आप फर्स्ट के इनिशियल को और लास्ट के टर्मिनल को मिला देंगे, सेकंड के टर्मिनल को और फर्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट को मिला देंगे, तो ये जो आपके पास साइड आएगी ये बेसिकली दोनों के सम को शो करेगी। तो ये देखिए आपके पास ट्राइंगल बन रही है। सो if the two vectors are two sides of a triangle, then third side represent the sum of the vectors। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर ए बी और बी सी आपके पास दो साइड हैं, सच दैट टर्मिनल पॉइंट ऑफ व्यू कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ वी। मतलब कि इसका टर्मिनल पॉइंट ए का जो u का टर्मिनल पॉइंट है वो जो v वेक्टर के उसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैच का ज्वाइन कर रहा है। देन द थर्ड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल गिव्स द सम। तो ये थर्ड साइड जो आपके पास होगी वो क्या देगी, आपको सम देगी। और वो क्या सम है, दोनों वेक्टर्स का सम u प्लस v। सो AB प्लस BC, अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं AB और BC इन टर्म्स ऑफ आपके पास AB और BC, तो बेसिकली जो AC है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, AC जो साइड है या वेक्टर है आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली इट इज द सम ऑफ AB एंड BC। मतलब कि AB और BC के जो दोनों साइडों का सम है वो AC के बराबर है। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, दिस AC इज बेसिकली U प्लस V वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू AB इज अ U वेक्टर प्लस जो आपके पास BC है इज योर V वेक्टर। सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस कि AC जो आपके पास ये सम ऑफ द वेक्टर्स है, इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और उसको मैं लास्ट डिस्कस भी किया कि बेसिकली हेड टू टेल रूल ही है बेसिकली कि आप पहले के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करते हैं और लास्ट में आप लास्ट के हेड को फर्स्ट के टेल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर एडिशन है। सेकंड हमारे पास एक और लॉ होता है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। मतलब कि इसमें आपके पास एक पैरेललोग्राम होती है। अब पैरेललोग्राम क्या होती है इसको आप देख लें। बेसिकली अगर आपके पास इस तरह की शेप हो कोई जिसमें ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हों और पैरेलल हों ईच अदर के, मतलब कि रेक्टेंगल ही होती है लेकिन थोड़ी सी टिल्ट रेक्टेंगल होती है। इसमें ये वाली साइड्स दिस साइड्स ये इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और ये साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सच ए शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इस तरह की जो शेप बनती है उससे भी आप वेक्टर को एडिशन कर सकते हैं। इफ टू वेक्टर्स u and v are represented by two adjacent sides AB and AC of parallelogram, मतलब कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास ये वेक्टर है AC और एक वेक्टर आपके पास AB। ये दो आपके पास पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, मतलब कि साथ साथ वाली साइड्स बना रही हैं। एक ये साइड बन रही है और एक ये साइड बन रही है। तो जो बेसिकली डायगोनल होगा, इसका मतलब कि डायगोनल का मतलब है जब आप ऑपोजिट वर्टिस को मिलाते हैं तो जो आपके पास एक लाइन बनती है वो डायगोनल कहलाती है। मींस अगर आप क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह करके और इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डायगोनल बनेगा आपके पास, ये दोनों डायगोनल जो आपके पास बनेगा A और D, ये बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करेगा। देन द डायगोनल AD गिव्स द सम और रिजल्टेंट ऑफ A और B। रिजल्ट का मतलब है कि दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो क्या शो कर रहा है, इसका डायगोनल। तो दिस इज डायगोनल AD एंड इज इक्वल टू AB प्लस AC। और AB के आपके पास AB आपके पास U वेक्टर है और AC के आपके पास ये V वेक्टर है। मींस जो डायगोनल है वो सम ऑफ द वेक्टर्स को शो कर रहा है। सो इन दिस वे ये पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स आपके पास दो साइड जैसे साइड बना रहे हैं किसी पैरेललोग्राम की, तो जो उसका डायगोनल होगा वो उसके सम को रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट को शो करेगा। So this is called parallelogram of law of addition, और this law is used by Aristotle to describe the combined action of two forces। मैंने कि ये सबसे पहले अरिस्टो ने यूज किया था कि दो अगर कंबाइंड फोर्सेस के एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास लॉ है वेक्टर एडिशन के लिए। इसी तरह बेटा सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए देखें हमने जो लास्ट डिस्कस किया उसी तरह आपके पास अगर आपने ट्रायंगल लॉ यूज करना है तो ये देखें आपके पास हमारे पास ये चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, इसके लिए कैसे यूज करेंगे। देखें अब हमारे पास ये था AC और ये हमारे पास था जो AB। तो बेसिकली ये तो आप जब दोनों साइड्स बना रहे हैं अगर पैरेललोग्राम की, तो बेसिकली ये जो पैरेललोग्राम की ये साइड बनेगी इसका डायगोनल बनेगा, ये क्या बन जाएगा, इसका ये सम बन जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना, तो AC की जगह मुझे क्या चाहिए, माइनस AC। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब देखें एक ये साइड बन रही है आपके पास और ये साइड बन रही है। अब इन दिस केस जो पैरेललोग्राम आप इस साइड में बनाएंगे
तो आपके पास ये डायगोनल जो बन रहा है इसका ये शो करेगा इन दो वेक्टर्स के सम को। लेकिन अब वेक्टर क्या है, आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी ही है ये वाली साइड जो आपके पास, बट दिस साइड इज नॉट ए सी, दिस इज माइनस ए सी। सो जो डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास वो क्या शो कर रहा है, ए बी प्लस माइनस ए सी को, मतलब सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर आप इस साइड पे जाते हैं, इस साइड अगर पैरेललोग्राम बनाते तो देन दिस डायगोनल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए बी प्लस ए सी, बट क्योंकि आपने उसकी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी देन इट बिकम माइनस ए सी। सो ये डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है, इसके सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको ट्राइंगल में देखें तो बेसिकली ये देखेंगे आपके पास ए बी वेक्टर है और आपके पास ये क्या है, आपके पास ए सी वेक्टर है। अब आप देखें, अगर आप इसमें जो हमने लास्ट देखा था कि ट्राइंगल में आप बेसिकली क्या करते हैं कि पहला वेक्टर ए सी है तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट वेक्टर जो है सी बी बनाते हैं। तो सी बी जो है बेसिकली ये जो ए बी है वो शो कर रहा है दोनों वेक्टर्स के सम को। मीन्स जो ए बी आपके पास वेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि बेसिकली इट इज इक्वल टू ए सी, वेक्टर ए सी जो आपके पास बन रहा है और प्लस वेक्टर सी बी। तो बेसिकली इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए बी में माइनस ए सी करना है। सो अगर आप यहाँ से सी बी की वैल्यू निकालना चाहें कि ये जो सी बी है आपके पास, दिस सी बी है वो किसके इक्वल है, ये जो सी बी है, तो सी बी तो ए सी वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इट बिकम्स ए बी और माइनस ए सी इज इक्वल टू माइनस ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो बेसिकली जो सी बी है आपके पास, यहाँ जो ये सी बी है वो क्या शो कर रहा है, वो ए बी माइनस ए सी को शो कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो बेसिकली वही आपके पास है कि आपने हेड टू टेल रूल ही अप्लाई किया है और ट्राइंगल लॉ ही यूज किया कि थर्ड साइड जो सम को शो करती है, बट इन दिस केस क्योंकि उसकी आपने डायरेक्शन चेंज कर दी इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो आपके पास जो सी बी है वो बेसिकली ए बी माइनस ए सी के इक्वल है। तो ये सब्ट्रैक्शन है बेटा वेक्टर्स की। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बाय यूजिंग लॉ पैरेललोग्राम लॉ और यूजिंग बाय ट्रायंगल लॉ। इसके बाद एक और बेटा इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, ऐसा वेक्टर जिसकी इनिशियल जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन हो, मतलब कि जो स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा हो, तो ऐसा पॉइंट जो है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज 0 एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज p, कोई भी पॉइंट p हो सकता है कि आपके पास पेन के अंदर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p एंड इट इज रिटन एज op, क्योंकि यहाँ से o से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं op। ओके बेटा, तो अगर आप इसको आपने फाइंड करना हो तो बेसिकली क्या करेंगे, जो p के कोऑर्डिनेट्स है, कोई भी p के कोऑर्डिनेट्स है x y, वो आपके पास हमने लास्ट भी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, और o के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। तो आप क्या करते हैं, अगर ये OP फाइंड करना है तो आप जो सेकंड आपके पास पॉइंट होता है उसमें से फर्स्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। सो इट बिकम्स x माइनस 0 और इट बिकम्स y माइनस 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर xy आएगा। मतलब कि जो OP वेक्टर है, अगर आपने OP मालूम करना है तो आप क्या करोगे, P पॉइंट में से O के कोऑर्डिनेट्स मालूम माइनस करेंगे तो असल में वो P के कोऑर्डिनेट्स ही आ जाएंगे, क्योंकि जो O है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो। अब आप कह रहे थे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रिलेटिव टू द ओरिजिन आर डिफाइंड एज। अब ये दो वेक्टर्स आपको दिखाए हैं कि ये आपके पास एक OA वेक्टर है और उसका पोजीशन वेक्टर A है, मतलब कि डिस्टेंस O से A तक A है। और इसी तरह आपके पास ये एक वेक्टर है OB, उसका डिस्टेंस OB का डिस्टेंस B दिया हुआ है। ओके बेटा, तो अब देखें ये जो आपके पास AB है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें आपके पास यहाँ से हम अगर इस पर ट्राइंगल लॉ लगाएं तो बेसिकली ये AB साइड OB साइड किसके बराबर है, OB साइड हमें पता है कि OB साइड जो होती है आपके पास वो सम होती है OA के और प्लस AB के। ठीक है बेटा, ऐसे ही है ना कि हमारे पास OA दिस साइड प्लस AB दिस साइड इज इक्वल टू दिस OB। ठीक है, सम लॉ हमने सम का लॉ यूज किया है। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया। तो आपके पास OA क्या है, OA A के बराबर है और आपके पास OB क्या है, OB आपके पास B के बराबर है। तो हमारे पास OA की जगह A लिख दिया और OB की जगह B। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू B माइनस A। इसका मतलब है AB की वैल्यू आपने क्या माइनस कर ली, B माइनस A by using the definition of position vector। तो यहाँ से आपने OB की वैल्यू फाइंड कर ली है कि असल में होता क्या है कि ये OB बेसिकली सम रिप्रेजेंट करता है, ये साइड सम रिप्रेजेंट करती है किसकी, OA के और AB के। अब आपको OB की वैल्यू गिवन थी और OA की वैल्यू गिवन थी, तो आप इस AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर्स। वो हमने फाइंड कर ली बेटा। जी, स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोई एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। एक वेक्टर आपको गिवन है
उसी डायरेक्शन में आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आप बेसिकली कैसे है, वही फार्मूला आपके पास है कि कोई यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। बट इन दिस केस बेसिकली क्या होगा कि आप कोई वेक्टर दूसरा फाइंड करेंगे, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो उसी के डायरेक्शन में, तो आप उसका नेम डिफरेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर u है, ठीक है, और अगर आपने कोई यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में मालूम करना तो उसको आप डिफरेंट नाम दे देंगे कि लेट करो v वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, लेट करो या कोई और w वेक्टर है। सो इन दिस केस फार्मूला आपके पास वही है कि गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो असल में यूनिट वेक्टर होगा उस डायरेक्शन के अंदर, उसी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ जो आपके पास यूनिट वेक्टर हासिल होगा। तो आपने उसको जस्ट नेम डिफरेंट देना है, लेकिन आपके पास फार्मूला सेम होगा अगर आपने किसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन के अलोंग आपने कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 जो है हमने लास्ट स्टार्ट की थी, और आज हम उसको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे और उनको समझेंगे कि बेसिकली इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है और किस तरह हमने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ, बेसिकली क्या करना है, हमने सम करना है वेक्टर्स का। जो हमने देखा आज के सम कैसे करते हैं, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर गिवन द 4 पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। ओके, इनमें आपने पहले ए बी फाइंड करना है, वेक्टर्स ए बी फाइंड करना है और सी डी फाइंड करना है, फिर इन दोनों का सम मालूम करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। फिफ्थ वन है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से हमने वेक्टर बना टू द ओरिजिन, मतलब कि ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, मतलब कि ए ओ मालूम करना है हमने, वेयर ए बी आपको एक वेक्टर गिवन है और बी एक पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है बेटा, मींस आपके पास एक पॉइंट है और साथ एक वेक्टर है और आपने ए ओ जो है वो वेक्टर मालूम करना है। और सिक्स क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो, मतलब कि ये तीन वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर टारगेट, हमारा ये टारगेट है आज का। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा वो सॉल्व करना, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जी। अब बेसिकली क्या क्वेश्चन है कि आपके पास फाइंड द सम, हमने सम मालूम करना है किनका, ए बी वेक्टर का और सी डी वेक्टर का, गिवन 4 पॉइंट्स ए बी एंड सी डी। तो लास्ट हमने देखा था कि बेसिकली अगर मैंने ए बी मालूम करना है तो मैंने आपको समझाया था बेसिकली क्या होता है कि ये एक वेक्टर होता है आपके पास इस तरह, जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं ए और बी। तो आप क्या करते हो, बी के कोऑर्डिनेट में से ए माइनस करते हैं, मतलब कि जो फाइनल पॉइंट होता है आपके पास बी, उसमें से इनिशियल के पॉइंट्स माइनस करते हैं। इसको आज हम डिफरेंट तरीके से भी देखेंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। बेसिकली ए बी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वेक्टर ओ ए है, मतलब कि पोजीशन वेक्टर आपके पास, मतलब कि हमने भी देखा कि अगर ए ओ के हम आंसर निकालें तो जो ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही ओ ए का आंसर आता है। मतलब लेट करो ये 2 3 आपके पास, लेट करो ये है 2 3 से कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मैं रेज करके दोबारा, लेट करो कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 3 है। तो आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो मैं अगर ओ ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो बेसिकली क्या होता है 2 - 0 और 3 - 0। तो ओ ए का आंसर क्या आएगा, जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपके पास आएंगे, 2 3 आंसर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो असल में ओ ए का मतलब है कि ऐसा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो ओ, मतलब कि उसका ओरिजिन ओ है और स्टार्टिंग, और पी ए पॉइंट उसका कोई पॉइंट है प्लेन के अंदर। इस तरह ओ बी का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है और बी उसका कोई आपके पास टर्मिनल पॉइंट है जो किसी प्लेन के अंदर मौजूद है। सो ए बी का मतलब है, अगर आपने ए बी मालूम करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब कि जो बी आपके पास, जिसके हमने कहा था कि बी के कोऑर्डिनेट्स में ए में माइनस करना है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब कि आप पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से जब पोजीशन वेक्टर ए माइनस कर देंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ए बी रिजल्ट आएगा। ओके बेटा, ये सिमिलर टू डैट जो लास्ट क्वेश्चन किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बी के पॉइंट्स क्या है आपके पास, बी के पॉइंट्स ये गिवन है बेटा 2 0। तो जब उसको आप ओरिजिन में से माइनस करेंगे 0 0 में से, तो वही आपके पास आंसर आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मींस ओ बी जो असल में आपके पास है, पोजीशन वेक्टर ओ बी का मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब है ओ बी, वेक्टर वो 2 0 ही है, और पोजीशन वेक्टर ओ ऑफ ए का मतलब है ओ ए, मतलब कि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और आपके पास ए तक जा रहा है, वो क्या है 1 और -1। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 - 1 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, और 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। तो 1 1 आपके पास ए बी के वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं i + j इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग y x एंड y अलोंग x एंड y एक्सिस। तो ये आपके पास i + j इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह सिमिलरली सी डी को हम लिख सकते हैं बेटा कि सी का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, मतलब कि ये क्या है ओ डी माइनस ओ सी, मतलब कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ सी।
अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, डी के 2 2 है, -2 और 2 है, तो जब ओरिजिन में से माइनस करेंगे 0 0 में से माइनस करेंगे अगेन 2 2 ही आएगा। और सी के आपके पास -1 3, जब 0 0 में से माइनस करेंगे इसको तो अगेन सेम आएगा। तो डी के आपके पोजीशन वेक्टर डी में से जब आप सी माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर तो आपके -2 और +1 तो ये आ गया, और 2 -3 तो आपके पास ये भी -1 आ गया। तो इसका सी डी का आंसर आ गया -1 मीन्स -i और -j, आपके पास ये वेक्टर आया आपके पास सी डी। अब टारगेट क्या है, इनका सम मालूम करना है। सो सम क्या है, बेसिकली यू हैव टू ऐड दीज टू, आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो आपके पास देखें ए बी वेक्टर प्लस सी डी। अब ए बी का आंसर क्या है आपके पास, ये आपके पास इन्होंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है ब्रैकेट फॉर्म में सॉल्व कर लें या इसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐड कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और ये सी डी आपके पास ये आंसर है। तो देखें इसका कोऑर्डिनेट्स में ऐड 1 -1 0 और 1 -1 0, इसका मतलब है ये 0i प्लस 0j आ गया, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो बेटा वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है। इसका मतलब आपके पास ये 0 वेक्टर आया है, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 0 है। सो इट्स आंसर इज 0, ए बी प्लस सी डी का एक नल वेक्टर आपके पास आंसर आया। तो बेसिकली इसमें एक चीज नहीं थी, वो क्या था कि हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं कि ओ ए का मतलब है कि आपके पास एक पोजीशन वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ए एक पॉइंट है जो आपके पास प्लेन में है, और ओ बी का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ओ और बी आपके पास एक पॉइंट है जो प्लेन में। तो ए बी जो मालूम करना है, बेसिकली जो ए बी मालूम करते हैं, इसका मतलब है जो बी सेकंड जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से आप फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, फिर आपके पास ए बी आंसर आता है। सो ए बी मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई होप आपके कोई समझ आ गई होगी कि ये किस तरह हमने किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द वेक्टर्स, मतलब कि हमने एक वेक्टर मालूम करना है। वेक्टर्स नहीं है बेटा, ये वेक्टर है, और कौन सा वेक्टर है, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, मतलब कि ए से ओरिजिन की तरफ मालूम करना है हमने। ए से ओरिजिन की तरफ एक वेक्टर मालूम करना है। सो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर 4i - 2j, और बी एक पॉइंट दिया हुआ है -2 और 5। ओके बेटा, सो ए बी जो है बेसिकली अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ए बी कैसे मालूम करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब कि ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब है ओ बी। तो मैं रेस करके दोबारा लिखता हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी का मतलब है ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। ओके बेटा, ये आपके पास होता है। अब हमारे पास ओ बी जो है वो क्या है, बी पॉइंट आपके पास मौजूद है, तो ओ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बेसिकली इसको अगर आप लिखें तो -2 और ये 5 जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बनता है, और माइनस ए जो है बेसिकली अभी आपके पास अननोन है, ये फाइंड करना है। और ए बी आपको पास गिवन है, ए बी भी -4i - 2j है, तो ए बी की जगह आपने ये लिख लिया, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की जगह आपने इसको कोऑर्डिनेट्स में लिख लिया, ये जो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है बेटा, इसको भी अगर ओपन कर लें आप तो ये बेसिकली क्या बनेगा, -2i और +5j, मतलब कि इसके इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई और जे के, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो बेसिकली जब इनको सॉल्व करेंगे, अब ये आपके पास माइनस में है तो इसको आप उधर ले जाएं प्लस करने के लिए, और इसको इधर ले आए। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मालूम करना है, तो आप उसको उधर ले गए और इस चीज को इधर ले आए, तो ये बन गया -2 5, और ये आपके पास प्लस में था तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस में था वहाँ जाके प्लस हो गया। तो -2 और -4 क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास -6। ओके बेटा, और ये 5 + 2 ये बन जाएगा 7। तो बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास -6 + 7। ओके बेटा, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब है ओ ए, मतलब कि ओ से स्टार्टिंग है और ए तक जा रहे हैं, तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब। लेकिन आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर पॉइंट ए टू द ओरिजिन, मतलब कि ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने ए ओ मालूम करना है, मतलब कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये आपने जो मालूम किया ये ओ ए था, फाइंड क्या करना है आपने, ए ओ मालूम करना है। तो ये क्या ए और ए बराबर होते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, मतलब कि अगर ओ ए है तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन है, तो अगर -a ऑफ ए इसका मतलब है ये डायरेक्शन आगे, बस का मतलब है आपने क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज ओ ए एंड इज इक्वल टू -a ऑफ ए। ठीक है, कि आपके पास अगर ओ ए है तो वो क्या, अगर आपने मालूम करना है ए ओ, तो वो इसके माइनस के बराबर होगा, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो -6 था तो ये प्लस हो गया, और +7 तो -7j होगा। तो बेसिकली ये आपके पास जब ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपके पास आई और जे नहीं लिखेंगे, कॉमा आ जाएगा बीच में। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं जो ए से ओ की तरफ आ रहे हैं। तो बेसिकली आपने ओ ए फाइंड किया था यहाँ पे, ये आपके पास ओ ए था, ये वाला जो आपके पास रिजल्ट था, ये आपके पास ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन से ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए था ए से ओ की तरफ। तो आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, साइन का मतलब है माइनस लगा देंगे साथ, जब माइनस लगा देंगे तो फिर डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, फिर ए से ओ की तरफ आएगी, तो फिर आपके पास ये आंसर बनेगा जो कि रिक्वायर्ड हमारा आंसर था।
जी, अब हमारे पास है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ये हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम कैसे करेंगे। हम लेट कर लेंगे कोई एक वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन के अंदर है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट u बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर v। देन u मालूम करना है, यूनिट वेक्टर क्या क्या तरीकेकार है उसका, कि जो गिवन वेक्टर है v उसको उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दें तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर u आ जाएगा जो कि उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका v जो वेक्टर है पहले मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। v का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे बेटा, आपके पास क्या है 2i माइनस j है। ओके बेटा, इसमें i का कंपोनेंट क्या है 2 जो कोफिशिएंट है, और j का कंपोनेंट क्या है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है 1। तो बेसिकली क्या करते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास इसका जो है वो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया। क्या करेंगे आप, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर क्या था 2i, इसको जब डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे, j को भी डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग दिस वेक्टर। तो बेसिकली ये देखें यहाँ पे यही क्या हुआ, ये वेक्टर था और उसका मैग्नीट्यूड निकाला 5। तो हमने क्या किया, अगर आप सेपरेट भी डिवाइड करना चाहे सेपरेट कर दें, अगर आप उसको एज अ बार लिखना चाहते हैं कि दोनों से डिवाइड होना चाह रहा तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास u एक यूनिट वेक्टर था जो कि गिवन वेक्टर के बेसिकली सेम डायरेक्शन के अंदर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो आपने फाइंड किया है। जस्ट आपने गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जो उसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह बेटा हमने सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, ये आपके पास अब वेक्टर गिवन है, वो कौन सा वेक्टर है, माइनस स्क्वायर रूट 3/2i और -1/2j। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो i का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो उसका स्क्वायर लेंगे और साथ माइनस भी है तो आप माइनस भी लगा दें। और सेकंड j का क्या है -1/2, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। तो इसका क्या आंसर आ गया 1/4। जब इनको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4/4। 4/4 कट होके आ गया आपके पास 1। स्क्वायर रूट 1 जो होता है वो क्या होता है 1 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास +1, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड निकाला है आपने इस वेक्टर का वो क्या निकाला है 1। तो अगर आप इस वेक्टर को 1 से डिवाइड कर देंगे गिवन वेक्टर, तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपने लेट किया था कि u आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी वेक्टर v वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर। तो कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर जो गिवन था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। अब मैग्नीट्यूड 1 आया है तो इसको 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है वो आपके पास सेम वेक्टर के बराबर आंसर आ गया जो वेक्टर गिवन था। इसका मतलब है जो यूनिट वेक्टर आपने कंसिडर किया था उसका जो आंसर है वो सेम एज अ गिवन वेक्टर के इक्वल है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास वो सेम आंसर आ गया। तो इसी तरह बेटा कोई भी आपके पास वेक्टर गिवन हो और आपने उसके डायरेक्शन के अंदर कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो आप यूनिट वेक्टर कंसीडर करें कोई भी, और फिर गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एक यूनिट वेक्टर आपके पास हासिल होगा। तो ये बेटा आज के क्वेश्चन थे। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद देखना है, वो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रैक्टिस वर्क किया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आपने उसको देखना है, और एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 332 पे गिवन है, उसको आपने खुद देखना है और उसको करने की कोशिश करनी है। अगर प्रॉब्लम होगी तो वो फिर आपने डिस्कस करनी है मुझसे। तो हम आज एक वीडियो देखते हैं बेटा जिसमें एडिशन और वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है, और जो लॉज हमने पढ़े हैं उनको मजीद यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसको वीडियो देखें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी बेटा। What is addition of vectors? What is triangle law of addition? What is parallelogram law of addition? And why vector addition is commutative? Now let me tell you about the addition of vectors. We can add vectors by two different laws, by triangle law and by parallelogram law. Now adding vectors by triangle law. Before telling you the concept of triangle law, let me tell you the tricky concept of head and tail rule. Now, if I draw a vector, now this part of vector is known as a tail of vector, and this part of a vector is known as a head of a vector. Now, for example, if I have a three vectors, vector 1, vector 2, and vector 3. Now,
here if I want to add these vectors, before adding the vectors I will join these vectors for the addition. Now how I will join these vectors for the addition? Now to join different vectors for addition, I am going to give you a trick, and remember this trick whenever you are joining vectors for addition. And the trick is very simple, and that is head and tail trick. What I will do, I will take the first vector, now I will take the second vector and I will join the tail of the second vector with the head of the first vector, and then another vector I will take the third vector and I will take the tail of the third vector and I will join the tail of the third vector with the head of the second vector. So this is the head and tail rule in order to join vectors for addition. Now how I will add all of these vectors? Then I will use the another trick. The trick is tail and head trick. I will join the tail of the first vector with the head of the third vector, and this is the resultant vector. This resultant vector is actually giving me the addition of these three vectors, 1 plus 2 plus 3. And remember, resultant vector is a vector which gives the result of all these three vectors. Now for example, if I have two vectors A and B, and if someone is asking me to find the addition of these two vectors A plus B, so what I will do, I will take the vectors A and now I will take the vectors B and I will join the tail of the vectors B with the head of the vector A, and I will then what I will do, I will take another vector and I will join the tail of the vector A with the head of the vector B, and this is the resultant vector, and this resultant vector is giving me the addition of two vectors A plus B. Similarly, if someone is asking me now and in this example to find the sum of B vector plus A vector, so what I will do, now here I am not taking the vector A, here it is the question is asking me to find the sum of B vector plus A vector, so I am taking the vector B and then I am taking the vector A and I am joining the tail of the vector A with the head of the vector B. And now to get the result of B plus A, what I am doing, I am joining the tail of the vector B with the head of the vector A and I am getting B plus A. Remember, A plus B is equal to B plus A, or we say vector addition is commutative. Now for example, if I have a vector P is equal to 2 minus 7 and Q is equal to 3 plus 4, and if someone is asking me find the addition of these two vectors P plus Q, so what I will do, I will take the vector P 2 minus 7 plus 3 plus 4, and I know 2 minus 7 plus 3 plus 4. Now here the x part will be added with the x part, and what is I is actually the unit vector of and the x direction, and j is the unit vector in the y direction. So x part will be added with the x part and y part will be added with the y part. So I am adding x part 2 plus 3 and I'm getting 5, and its unit vector is I, minus 7 plus 4 and I'm getting minus 3 and its unit vector is j. So this is the addition of P plus Q. Now what is parallelogram law? This law was used by Aristotle to describe the combined action of two forces or two vectors. Remember, I am saying two forces are two vectors. We usually use two vectors or two forces in order to add them using the parallelogram law. Now for example, and remember the rules for adding vectors using the parallelogram law is T and T rule. And what is T and T rule? Tail and tail rule. So for example, if I have two vectors A and B, and if someone is asking me to find its addition by parallelogram law, so what I will do, I will take vector A. Now
I'm not using the tail of vector B to join it with the head of vector A. I'm not using this thing. I'm using T and T rules. I'm taking vector A and now I'm taking vector B and I'm joining the tail of vector B with the tail of vector A. And now I'm taking resultant vector, and also keep it in your mind the tail of resultant vector will be joined with the tail of vector A and vector B, and I'm getting this vector, resultant vector, and it is giving me A plus B. Now why vector addition is commutative? For example, जी बेटा, आज की जो आपके पास वैल्यूएशन है वो ये है कि आप डिफाइन कर पाएंगे कि पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, और आप डिफाइन कर पाएंगे पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, और आप कौन से लॉज होते हैं जो आप वेक्टर एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एवैल्यूएशन है। और आज के जो लेक्चर में बेटा हमने देखा कि किस तरह आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कौन से दो लॉज होते हैं। उसके बाद फिर हमने पोजीशन वेक्टर्स को डिस्कस किया। फिर हमने क्वेश्चंस जो हैं उसमें हमने देखा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो अगर आज के लेक्चर में कोई आपके पास कोई क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।